हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक और डीपीपी को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे दैट इज एस्केलमिंथिस एंड एनिलिडा, राइट। ये डीपीपी आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, राइट। क्या पूछा गया है? द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हाट। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि लार्वा से लेके एडल्ट तक का जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सीरीज ऑफ चेंजेस, उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट क्या दिया गया? रीजेनरेशन। क्या रीजेनरेशन का मतलब ये है? नो, रीजेनरेशन का मतलब क्या है? रीजेनरेट करना, खोए हुए बॉडी पार्ट्स को रीजेनरेट करना, राइट। उसको कहा जाता है रीजेनरेशन। कहाँ देखा जाता है? हमारे प्लैनेरिया में देखा जाता है, राइट। दूसरा है मेटामॉर्फोसिस। तो क्या मेटामॉर्फोसिस होगा? यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। क्यों इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस? याद करो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब लार्वा से लेके एडल्ट तक हम लोग जाते हैं, लार्वा से लेके एडल्ट तक हम लोग जब जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे एक मॉर्फोलॉजी होता है, यहाँ पे अलग मॉर्फोलॉजी होता है, राइट, मॉर्फोलॉजी। फिर यहाँ पे अलग मॉर्फोलॉजी। मान लो कि इसके बाद ए आया, फिर इसके बाद स्टेप बी आया, फिर आता है एडल्ट। तो यहाँ पे अलग मॉर्फोलॉजी होता है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी अलग होता है, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को अलग होता है, एंड फाइनली ये वाला मॉर्फोलॉजी अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी अगर चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस क्यों? बिकॉज मल्टीपल स्टेप्स में मॉर्फोलॉजी जो है चेंज हो रहा है। यहाँ एक मॉर्फोलॉजी, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो इसलिए मॉर्फोसिस। और अलग स्टेप्स में, ये स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, मल्टीपल स्टेप्स में ये मॉर्फोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है क्या? मेटामॉर्फोसिस। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है? जस्ट अ मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसका हो गया ऑप्शन 2, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। मल्टीपल स्टेप्स में मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने क्या कह दिया? इसे मेटामॉर्फोसिस। which one of the following is not a characteristics of phylum Annelida? Question number 2, बोलो, which one of the following is not a characteristics of phylum Annelida? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो एक चीज बताओ मुझे कि नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कहाँ होता है? डॉर्सल, वेंट्रल होता है या डॉर्सल होता है? वेंट्रल होता है, राइट। तो नॉन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स की अगर बात करें हम लोग, नॉन कॉर्डेट्स को, तो नर्व कॉर्ड जो कहाँ होता है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। क्या होता है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड, राइट। और कॉर्डेट्स में क्या होता है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है, राइट। तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या दिया गया? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनिलिडा में सेगमेंटेशन देखे जाते हैं। यस, फाइलम एनिलिडा में सेगमेंटेशन देखे जाते हैं, राइट। याद करो, नेरिस का डायग्राम याद करो, हमने ड्रॉ किया था नेरिस को, पैरापोडिया ड्रॉ किया था ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या था? ये ऐसे 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 ऐसे, ये सारे क्या थे? दिस ऑल आर सेगमेंटेशन। नेरिस का डायग्राम याद करो तो आपको याद आ जाएगा सेगमेंटेशन। और क्या दिया गया? स्यूडोसिलोम। क्या फाइलम एनिलिडा में स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है? नहीं, फाइलम एनिलिडा में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। दे आर ट्रू सिलोमेट। एनिलिडा जो है, फाइलम एनिलिडा की अगर बात करें तो दे आर द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट, राइट। प्लैटिहेलमिंथिस तक तो क्या था? प्लैटिहेलमिंथिस तक आसिलोमेट। उसके बाद स्यूडोसिलोम आया। स्यूडोसिलोम कहाँ आया? एस्केलमिंथिस में आया स्यूडोसिलोम। और एनिलिडा में क्या आ गया? फर्स्ट ट्रू सिलोमेट। फर्स्ट ट्रू सिलोमेट, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट ट्रू सिलोमेट, दे आर द फर्स्ट ट्रू सिलोमेट, एनिलिडा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, which one of the following is not a characteristics? तो pseudocoelom is not a characteristics of phylum Annelida, because Annelida क्या है? Annelida the first true coelomate है, राइट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? एस्करिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम। क्या एस्करिस में ट्रू सीलोम होता है? क्या एस्करिस में ट्रू सीलोम होता है? नहीं, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, राइट। दूसरा दिया गया एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। क्या एस्करिस में मेटामेरिज्म देखा जाता है? मतलब सेगमेंटेशन, क्या एस्करिस में सेगमेंटेशन देखा जाए? याद करो, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था फीमेल या मेल एस्करिस को अगर ड्रॉ किया था, कैसे ड्रॉ किया था? ऐसा ड्रॉ किया था, ऐसे ड्रॉ किया था, राइट। यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन ड्रॉ किया था हमने? नहीं ड्रॉ किया था, राइट। तो क्या इनमें मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन देखे जाते हैं? नहीं देखे जाते हैं, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 क्या दिया गया है? प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म। यस, ये हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सीलोम, बिकॉज ट्रू सीलोम तो होता नहीं है, क्या होता है? स्यूडोसीलोमेट होते हैं, और नॉर मेटामेरिज्म, राइट, ये हो सकता है। ऑप्शन 4 देखते हैं, चलो। ऑप्शन 4 में क्या देखिए, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन 3। क्यों? बिकॉज जो एस्करिस होता है ये क्या होता है? ये स्यूडोसीलोमेट होते हैं। क्या होते हैं एस्करिस? मतलब फाइलम एस्केलमिंथिस क्या होते हैं? स्यूडोसीलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडोसीलोमेट होते हैं। मतलब इनका जो मेसोडम है स्कैटर्ड पाउच के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम। क्लियर? और इनमें मेटामेरिज्म नहीं होता कि कहीं पे हमने मेटामेरिज्म ड्रॉ नहीं किया। तो देखो, मेटामेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो डायग्राम से ही क्लियर हो जा रहा है कि क्या हमने यहाँ पे कोई भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन ड्रॉ किया है? नहीं किया है। तो क्या इसमें कोई मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा? तो हम लोग डायग्राम से याद करके बोल सकते हैं कि नहीं, इसमें कोई भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होगा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि हमेशा डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर हमें पता है कि मतलब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एस्करिस का डायग्राम भी पता है तो भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसमें मेटामेरिज्म देखा नहीं जाता। कैसे बोला हमने? सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को याद करके। क्लियर? चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 के विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स पैरापोडिया? लैक्स पैरापोडिया। सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे कि पैरापोडिया क्या है? पैरापोडिया क्या था ये बताओ, याद करो, अपने दिमाग में जोर डालो, राइट, कि पैरापोडिया क्या था। तो पैरापोडिया हमने कहाँ देखा था? नेरिस में देखा था। नेरिस का जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तब हमने पैरापोडिया देखा था। तो पैरापोडिया क्या था? एक लैटरल एपेंडेजेस। क्या था? लैटरल एपेंडेजेस, राइट, लैटरल एपेंडेजेस। और ये लैटरल एपेंडेजेस कहाँ देखे जाते हैं? एक्वाटिक एनिलिड्स में। कहाँ देखे जाते हैं ये लैटरल एपेंडेजेस? एक्वाटिक एनिलिड्स में। एक्वाटिक एनिलिड्स में ये लैटरल एपेंडेजेस जो है वो देखे जाते हैं। तो पैरापोडिया क्या है? पैरापोडिया दिमाग में जोर डाला है हमने तो हमें याद आया पैरापोडिया है लैटरल एपेंडेजेस। लैटरल एपेंडेजेस कहाँ था? एक्वाटिक एनिलिड्स में था, राइट। ये किस में हेल्प कर रहा था? तो पैरापोडिया और 2 मसल के साथ, एक था सर्कुलर मसल, एक क्या था? एक था सर्कुलर मसल, याद करो, सर्कुलर मसल। और दूसरा क्या था? दूसरा था लॉन्गिट्यूडिनल मसल। क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। याद आया? याद करो, सर्कुलर मसल था और लॉन्गिट्यूडिनल मसल था, और उसके साथ पैरापोडिया, तीनों मिलके किस में हेल्प कर रहे थे? स्विमिंग में हेल्प कर रहे थे। किसमें? स्विमिंग में हेल्प कर रहे थे। क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं कि पैरापोडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स पैरापोडिया? फेरिटिमा। फेरिटिमा मतलब अर्थवर्म। क्या अर्थवर्म में पैरापोडिया होगा? हमने क्या बोला? एक्वाटिक एनिलिड्स में। लेकिन अर्थवर्म तो टेरेस्ट्रियल है। अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म टेरेस्ट्रियल है। तो क्या अर्थवर्म में पैरापोडिया प्रेजेंट होगा? हाँ, होगा। अर्थवर्म मतलब ओनली एक्सेप्शन है टेरेस्ट्रियल का, जो टेरेस्ट्रियल होते हुए भी उसमें पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, राइट। नेरिस में तो ऑब्वियसली पैरापोडिया होगा, बिकॉज हमने डायग्राम में देखा था नेरिस के पैरापोडिया। थर्ड दिया गया है हिरुडिनेरिया।
क्या हिरुडिनेरिया क्या है? हिरुडिनेरिया क्या है याद करो, हिरुडिनेरिया फ्रेश वाटर एनालिड्स था। नेरिस जो है ये मरीन एनालिड्स था। नेरिस की अगर बात करें तो ये क्या था? मरीन था। हैबिटेट क्या था इसका? मरीन। लेकिन अगर हम बात करें हिरुडिनेरिया की तो क्या हिरुडिनेरिया फ्रेश वाटर था? तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि जितने भी एक्वाटिक एनालिड्स हैं उनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट फॉर हिरुडिनेरिया। दिस इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट फॉर हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जो है वो एक्वाटिक एनालिड्स है। कौन से वाले एक्वाटिक एनालिड्स है? फ्रेश वाटर वाला एनालिड्स है एक्वाटिक। लेकिन फिर भी हिरुडिनेरिया में जो है वो पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हिरुडिनेरिया में पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता। हिरुडिनेरिया का डायग्राम याद करो, ऐसा कुछ था, याद आया? कुछ ऐसा था हिरुडिनेरिया का डायग्राम, ऐसा कुछ था, राइट? ऐसा कुछ था हिरुडिनेरिया का डायग्राम, याद आया? तो हिरुडिनेरिया जो है ये एक्वाटिक एनालिड्स है, दैट इज ट्रू। लेकिन एक्वाटिक एनालिड्स होते हुए भी इनमें जो है मतलब पैरापोडिया जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है। और फेरेटिमा या आर्थ्रोअम एक्वाटिक नहीं है, टेरेस्ट्रियल है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है? पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन, राइट? हिरुडिनेरिया इज एन एक्सेप्शन। हिरुडिनेरिया एंड आपका फेरेटिमा या आर्थ्रोअम दोनों ही एक्सेप्शन है। हिरुडिनेरिया एक्वाटिक है लेकिन फिर भी पैरापोडिया नहीं है। आर्थ्रोअम आपका टेरेस्ट्रियल है लेकिन फिर भी पैरापोडिया प्रेजेंट है। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, सिंकाइटियल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन सिंकाइटियल प्रिपोजिशन। सबसे पहले ये बताओ सिंकाइटियल का मतलब क्या होता है? याद करो, हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था सिंकाइटियल। प्लांट किंगडम या आपका नहीं, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था सिंकाइटियल का मतलब। सिंकाइटियल मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या बोला जाता है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को क्या बोला जाता है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को बोला जाता है सिंकाइटियल हाइफी। याद आया? तो सिंकाइटियल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट। दिस इज एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, इसको स्टार दे दीजिए और इसको याद रखना। सिंकाइटियल एपिडर्मिस जो है ये एस्केरिस में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? सिंकाइटियल एपिडर्मिस जो है एपिडर्मिस जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सिंकाइटियल एपिडर्मिस आपके एस्केरिस में प्रेजेंट होता है। कहाँ? एस्केरिस, मेल एंड फीमेल दोनों में एस्केरिस में प्रेजेंट होता है सिंकाइटियल एपिडर्मिस। और सिंकाइटियल एपिडर्मिस के नीचे क्या रहता है? मतलब सिंकाइटियल एपिडर्मिस के नीचे क्या रहता है? सिंकाइटियल एपिडर्मिस के नीचे रहता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल। क्या रहता है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। सिंकाइटियल एपिडर्मिस, सिंकाइटियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, राइट? तो सिंकाइटियल एपिडर्मिस कहाँ देखा जाता है? एस्केरिस में देखा जाता है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, उतना आपको सोचने वाला कुछ चीज नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Which of the following is incorrect? Which of the following option is incorrect? Question number 6. Which of the following is incorrect? Enterobius गुनिया वर्म। क्या एंटेरोबियस का गुनिया वर्म कहा जाता है? आप बोलो मुझे, क्या एंटेरोबियस गुनिया वर्म है? नहीं। गुनिया वर्म किसे कहा जाता है? ड्रैकेनक्यूलस को, राइट? गुनिया वर्म किसे कहा जाता है? गुनिया वर्म किसे कहा जाता है? बोलो। ड्रैकेनक्यूलस को। ड्रैकेनक्यूलस को क्या कहा जाता है? गुनिया वर्म। तो एंटेरोबियस को क्या कहा जाता है? एंटेरोबियस को कहा जाता है पिन वर्म, राइट? एंटेरोबियस को क्या कहा जाता है? एंटेरोबियस
इंटरोबियस को क्या कहा जाता है? इंटरोबियस को कहा जाता है पिनवर्म। क्या कहा जाता है? पिनवर्म। तो यहाँ पे दिया गया था क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब द इनकरेक्ट ऑप्शन इज, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों ऑप्शन 1 इनकरेक्ट होगा? बिकॉज यहाँ पे बोला गया एंट्रोबिस गुनियावर्म। एंट्रोबिस गुनियावर्म तो है ही नहीं। एंट्रोबिस को क्या कहा जाता है? पिनवर्म कहा जाता है। गुनियावर्म किसे कहा जाता है? ड्रैकेनक्यूलस को गुनियावर्म कहा जाता है। यूचेरेरिया को फाइलेरियल वर्म कहा जाता है, बिल्कुल सही है। एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवर्म कहा जाता है, बिल्कुल सही। एस्करिस को राउंडवर्म, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन, राइट। चलो, ऑप्शन 1 इज द इनकरेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? Which of the following is not a characteristic feature of phylum Aschelminthes? Is not a characteristic feature. Not a characteristic feature of phylum Aschelminthes. Bilateral symmetry with triploblastic. Yes, bilateral symmetry is triploblastic is the correct answer. It is the correct answer. Pseudocoelomate animals with unsegmented animals. Yes, ये pseudocoelomate होते हैं with unsegmented body. True. इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल, इसको क्वेश्चन मार्क देके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दे आर डायोशियस। डायोशियस, डायोशियस, यस। मेल एस्करिस अलग था, फीमेल एस्करिस अलग था, तो दे आर डायोशियस, यस, ट्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एस्केलमिंथिस? तो हो सकता है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या बोला गया? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल का मतलब क्या है? कि ऐसा एक बॉडी जिसमें सिर्फ एक ही आउटसाइड, मतलब आउटसाइड पोर्ट सिर्फ एक ही होगा। लेकिन क्या एस्करिस में एक ही आउटसाइड पोर्ट था? एस्करिस के डायग्राम को याद करो। एस्करिस का डायग्राम कैसा था? ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। यहां हमने क्या ड्रॉ किया था? यहां हमने ड्रॉ किया था माउथ, और यहां हमने क्या ड्रॉ किया था? यहां हमने ड्रॉ किया था एनस। तो यहां अगर माउथ प्रेजेंट है और यहां अगर एनस प्रेजेंट है, तो कितने पोर आउटसाइड द बॉडी हो गए? 2। 2 ओपनिंग्स हो गए, 2 ओपनिंग्स हो गए। अगर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है तो क्या उसे हम इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स? तो हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन 3 is not a characteristic feature of phylum Aschelminthes, क्योंकि एस्करिस में 2 ओपनिंग होते हैं, एक होता है आपका माउथ और दूसरा होता है आपका एनस, राइट। क्लियर है? चलो, very good. The disease filariasis transmitted through the secondary host of Eucheraria. It is obviously ये सबको पता है. This is a one short answer, that is female Culex mosquito. Right? क्या हो जाएगा? Female Culex mosquito. Right? ऑप्शन 8 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंगल शॉर्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन आपका 3, दैट इज फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, राइट। चलो, और फीमेल एनोफिलिस किसको क्रॉस करता है? फीमेल एनोफिलिस कॉजिंग मलेरिया। फीमेल एनोफिलिस क्या कॉज करता है? फीमेल एनोफिलिस कॉज करता है आपका मलेरिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मेंबर एनिलिडा? क्लियर? गुड। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन 1 क्या दिया गया है? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। यस, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू। They have an incomplete digestive system. Okay, incomplete digestive system, question mark. Option 3 देखते हैं। Closed circulatory system is found in them. Yes, इनमें जो circulatory system होता है वो closed होता है, right? True. Closed circulatory system, true. Except Hirudinaria. ये याद रखना कि
एनिलिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनिलिडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कैसा होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन एक एनिलिडा है दैट इज हिरुडिनेरिया या लीच या हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच या हिरुडिनेरिया। इसमें क्या होता है? इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वो क्या होता है? ओपन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या बोला है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन देम। यस इट इज ट्रू। ऑप्शन 4 देखते हैं। चलो ऑप्शन 4 क्या दिया गया? मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिट्स। यस इट इज ऑल्सो ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 क्या बोला गया था? दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नो, एनिलिडा में क्या होता है? एनिलिडा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्या दिया गया? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये सही है, टिक कर दिया। दूसरा दिया गया दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया था। थर्ड क्या दिया गया था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखा जाता है उनमें, तो यहाँ पे भी टिक लगाया। फोर्थ क्या देगा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यहाँ पे भी टिक लगाया। तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया कि क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द इनकरेक्ट आंसर। दैट इज दे हैड इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कनाल, बिकॉज इनका एलिमेंट्री कनाल कैसा होता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होता है इनमें क्या होता है? इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म आर एनालोगस टू। एनालोगस का मतलब क्या है? एनालोगस का मतलब है कि नेफ्रिडिया में, अर्थवर्म में नेफ्रिडिया का जो काम है सेम टू सेम काम कोई और ऑर्गेन भी करता है। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि नेफ्रिडिया का काम क्या है? नेफ्रिडिया क्या काम करता है? नेफ्रिडिया क्या काम करता है? नेफ्रिडिया क्या काम करता है? नेफ्रिडिया काम करता है एक्सक्रीशन में, राइट, एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। तो सेम टू सेम क्या करता है काम? सेम टू सेम काम और कौन ऑर्गेन करता है किसी और में? निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा, क्या निमेटोब्लास्ट का काम एक्सक्रीशन है? नहीं है, तो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या दिए गए? फ्लेम सेल्स ऑफ प्लानेरिया। तो फ्लेम सेल्स का काम क्या था? फ्लेम सेल्स का काम क्या था? सेम सेल्स का काम भी सेम था, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, यही काम था ना। फ्लेम सेल्स का काम यही था ना, कि फ्लेम सेल्स का काम क्या था? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। किसमें? प्लानेरिया में, राइट। और नेफ्रिडिया किसमें काम करता है? फेरिटिमा, मतलब अर्थवर्म या फेरिटिमा में क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। तो नेफ्रिडिया का जो काम है सेम टू सेम काम कौन परफॉर्म कर रहा है? फ्लेम सेल कर रहा है। तो इसी चीज को बोला जाता है एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है कि जो काम एक ऑर्गेन कर रहा है वही काम किसी और में दूसरे ऑर्गेन दूसरे नाम से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म में एक्सक्रीशन कौन कर रहा है? नेफ्रिडिया। प्लानेरिया में एक्सक्रीशन कौन कर रहा है? फ्लेम सेल्स। तो नेफ्रिडिया का जो काम है, फ्लेम सेल्स का जो काम है, दोनों सेम टू सेम है, बस नाम अलग अलग दिया गया है, राइट। दो अलग अलग नाम से दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में काम कर रहे हैं, लेकिन काम जो है वो सेम है। इनका भी काम है क्या? एक्सक्रीशन करना, इसका भी काम क्या है? एक्सक्रीशन करना, दैट्स इट। तो इसी तरह के ऑर्गेन को बोला जाता है होमो एनालोगस, राइट। एनालोगस वर्ड मतलब नाम अलग हो सकते हैं, जैसे नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, नाम दो अलग अलग है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है फेरिटिमा में, ये प्रेजेंट है प्लानेरिया में, लेकिन काम दोनों के सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एनालोगस। इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे एनालोगस। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गिल्स ऑफ प्रॉन एक्सक्रीशन तो नहीं करता, ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट्स एक्सक्रीशन तो नहीं करता। क्लियर? चलो
तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया, ऑप्शन 2। और एनालोगस मतलब क्या है, दो अलग अलग नाम है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लेकिन काम दोनों के सेम है। ये भी एक्सक्रीशन करता है, ये भी एक्सक्रीशन करता है, सिंपल। ऐसे कंडीशन को बोलेंगे एनालोगस कंडीशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which of the following enters the body through the skin of feet in man if he walks barefooted in contaminated soil? तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, स्टार दे रहा हूं मैं, स्टार देके इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका एनसाइक्लोस्टोमा या हुकवर्म, राइट। मतलब हुकवर्म जो होता है वो हुक की तरह होता है, फीकल मैटर में होता है, और जब आदमी उसमें पैर रखता है तो क्या होता है, आदमी के पैर के थ्रू, स्किन के थ्रू पोर करके वो शरीर के अंदर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हुकवर्म। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, राइट, यस, ऑप्शन 1, दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा का और क्या कहा जाता है, हुकवर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुकवर्म, राइट। किसके थ्रू अंदर घुसता है, बेयर फूट के थ्रू। किसके थ्रू, बेयर फूट के थ्रू। इसी वजह से कभी भी अगर आप किसी भी रास्ते पे चलते हैं, या खास करके ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे किसी भी एनिमल्स का या ह्यूमंस का भी हो सकता है, फीकल मैटर पड़े हो सकते हैं, वहाँ पे बेयर फूट चलने के लिए मना किया जाता है। हमेशा हर जगह पे आपको चप्पल पहन के चलना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसी वजह से, बिकॉज फीकल मैटर से क्या हो सकता है, उसमें हुकवर्म रह सकते हैं, और वो हुकवर्म आपके बेयर फूट के थ्रू स्किन को पोर करके अंदर, शरीर के अंदर आ सकता है। और एनसाइक्लोस्टोमा क्या कॉज करता है, एनसाइक्लोस्टोमा कॉज करता है एनसाइक्लोस्टोमियासिस या एक्यूट एनीमिया, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स द प्लैटीहेल्मिन्थेस शो, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो एनिलिडा में प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स द प्लैटीहेल्मिन्थेस शो, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो एनिलिडा में प्रेजेंट है, एनिलिडा में प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस में प्रेजेंट है, राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा क्या दिया गया है, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, ओके। ऑप्शन 1, क्वेश्चन ऑप्शन 1 हो सकता है। ऑप्शन 2, प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसिलम, क्या स्यूडोसिलम किसी में भी प्रेजेंट होते हैं। एनिलिडा क्या होता है, एनिलिडा ट्रू सिलोमेट है, और आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस क्या है, आसिलोमेट है। तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन 3 क्या होगा, ऑप्शन 3 हो सकता है बायलैटरल सिमेट्री, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री दोनों दिखाते हैं, एनिलिडा भी बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है और प्लैटीहेल्मिन्थेस भी बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनिलिडा ये कैरेक्टर नहीं दिखाएगा लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस दिखाएगा, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री एनिलिडा और आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस दोनों दिखाते हैं, तो ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं, दिया गया रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री तो कोई नहीं दिखाता, ना एनिलिडा रेडियल सिमेट्री दिखाता है, ना आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस रेडियल सिमेट्री दिखाता है, तो ऑप्शन 4 भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। एनिलिडा में बॉडी कैविटी का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी का मतलब होता है, बोलो, बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी का मतलब होता है एक बॉडी कैविटी जो लाइंड है, किससे, बॉडी कैविटी यानी बॉडी कैविटी जो लाइंड है, किससे, मेसोडर्म से लाइंड है, राइट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीलोम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीलोम। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है, ऑप्शन में एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये देना चाहिए था कि एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी विदाउट मेसोडर्म लाइन, विदाउट मेसोडर्मल लाइन, तो ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट होता, लेकिन ये ऑड वन को आउट करके भी ये ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, राइट। मैं मानता हूं कि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पूरा क्लियर नहीं दिया गया है, क्योंकि बॉडी कैविटी विदाउट मेसोडर्मल लाइन देना चाहिए था,
लेकिन अगर आप इन दोनों को आउट करके भी आउट करेंगे तो भी आंसर ये आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक होता है कि कभी कभी आपको सही आंसर नहीं पता। मान लो यहाँ पे मुझे सही आंसर नहीं पता, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन ये 3 आंसर गलत है, ये मुझे अच्छे से पता है, तो यहाँ पे क्रॉस मार दिया, यहाँ पे क्रॉस मार दिया, यहाँ पे क्रॉस मार दिया। तो मुझे ये आंसर पता नहीं था, लेकिन ये 3 गलत है ये पता था मुझे, तो मैंने क्या कर दिया, इसको आके टिक मार दिया। तो कभी कभी आपको जो करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर है उसको फाइंड आउट करके भी कभी कभी करेक्ट आंसर को टिक लगाना पड़ सकता है। ठीक है, चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, जो मैं बोल रहा था कि बॉडी कैविटी नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, बिकॉज जो आपके प्लैटियल मिंथिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो आसिलोमेट होते हैं, उनमें सिलोम ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बात करें एनिलिडा की, तो एनिलिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन ट्रू सिलोमेट होते हैं, मतलब उनके अंदर जो सिलोम होता है, मतलब जो बॉडी कैविटी है, वो आपका मेसोडर्म से अच्छे से लाइंड होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं लेकिन बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होता है और लाइंड होता है किससे, मेसोडर्म से। लेकिन प्लैटियल मिंथिस में आपका जो बॉडी कैविटी है, मतलब बॉडी कैविटी नहीं होती है, और बॉडी कैविटी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्म जो है प्रेजेंट होता है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते हैं लेकिन सिलोमेट नहीं होते हैं, आसिलोमेट होते हैं प्लैटियल मिंथिस। क्लियर? चलो, तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, कभी कभी इनकरेक्ट आंसर को ढूंढ के करेक्ट आंसर को भी टिक लगाना पड़ता है। ये एक ट्रिक है आपका, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट? क्योंकि अगर ये ऑप्शन दे दिया गया था बॉडी कैविटी नॉट प्रेजेंट विदाउट मेसोडर्मल लाइन, तो हाँ ऑप्शन 1 था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट ऑप्शन था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन 2 देखा नहीं होगा, 3 देखा नहीं होगा, 4 देखा नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 होगा, सिंपल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डायग्राम। पहले बताओ ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है मेल एस्करिस का। किसका, मेल एस्करिस का। डायग्राम अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम किसका है, डायग्राम है मेल एस्करिस का। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन, थ्रू एनी प्लेन। तो अब एक चीज बताओ मुझे कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल्स हाफ थ्रू एनी प्लेन, इसका मतलब क्या है, मान लो ये एक बॉडी है, राइट? इस प्लेन से करेंगे तो भी हाफ होगा, इस प्लेन से काटेंगे तो भी हाफ होगा, इस प्लेन से काटेंगे तो भी हाफ होगा, इस प्लेन से काटेंगे तो भी हाफ होगा। मतलब इस बॉडी को इस सेंट्रल एक्सिस से अगर किसी भी प्लेन में हम काटे, हमको हमेशा 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ऐसे बॉडी को क्या कहा जाता है, ऐसे सिमेट्री को क्या कहा जाता है, ऐसे सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। क्या बोला जाता है, रेडियल सिमेट्री। ये किसका एग्जांपल है, दिस इज नथिंग बट द रेडियल सिमेट्री। लेकिन क्या एस्करिस में रेडियल सिमेट्री होता है, नहीं होता है। क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया था, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, 2 इक्वल हाफ्स, दैट इज ट्रू, थ्रू एनी प्लेन। क्या एनी प्लेन से एस्करिस को काटेंगे तो 2 इक्वल हाफ मिलेगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां से अगर काटेंगे हम लोग एस्करिस को तो ही हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस से अगर काटते हैं बॉडी को और हमें 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं, तो ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया था, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि थ्रू एनी प्लेन ये पॉसिबल है, नहीं, थ्रू अ सिंगल प्लेन पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन हम लोग ऑप्शन में क्या दिया गया था, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का जो डेफिनेशन है उसी को ऑप्शन में दे दिया गया था। तो क्या रेडियल सिमेट्री होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इनकरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट। Which of the following is incorrect, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाँ या क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि
फीमेल एस्करिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मेल by presence of cloaca, presence of pineal city, longer than male and straight posture and shorter size. Yes, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही होगा. याद करो जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था तो मैंने क्या बोला था कि एनसीईआरटी में मेल को क्या ऐसा दिया गया है? मेल को दिया गया है कुछ ऐसा, और फीमेल को कैसा दिया गया है? फीमेल को दिया गया है कुछ ऐसा. मैंने क्या कहा था? ये क्या है? ये है मेल. ये क्या है? ये है फीमेल. फीमेल. मैंने क्या कहा था कि फीमेल जो होगा वो मेल से क्या होगा? लंबा होगा. नंबर 1. नंबर 2 क्या कहा था मैंने? याद करो कि यहाँ पे इसको इसलिए बेंड कर दिया गया है क्योंकि नीचे जगह ना लगे, इसी वजह से. ऐसे फीमेल में ऐसा बेंड नहीं होता है. मेल में ऐसा थोड़ा सा बेंड होता है, राइट? लेकिन फीमेल में ऐसा बेंड नहीं होता है. इस बेंड को क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जगह कम था, इसी वजह से यहाँ पे बेंड कर दिया गया है उसको. लेकिन ये बेंड होता है? नहीं होता है. यही है लॉन्गर देन. ऑप्शन 2 देखो, लॉन्गर देन मेल. यस, इट इज लॉन्गर देन मेल. एंड स्ट्रेट पोस्चर एंड. स्ट्रेट पोस्चर एंड मतलब ये बेंड होगा? नहीं, ये बेंड नहीं होगा, स्ट्रेट होगा पोस्चर एंड. मैंने कहा था, याद करो. तो इसका डायग्राम एक्चुअल में कैसा होगा? इसका डायग्राम एनसीईआरटी को एक्चुअल में ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था. मैं कोई नहीं होता हूँ एनसीईआरटी को बोलने वाले, लेकिन मैं जस्ट अपना बात रख रहा हूँ कि एक्चुअल डायग्राम ऐसा होता कि फीमेल, मेल कैसा होता? मेल ऐसा होता थोड़ा सा बेंड, और फीमेल कैसा होता? फीमेल ऐसा होता विथ स्ट्रेट पोस्चर एंड. यहाँ पे कोई बेंड नहीं है. ये देखो यहाँ से कोई ऐसा बेंड है? नहीं है, ये बेंड नहीं होगा, स्ट्रेट पोस्चर एंड. तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, लॉन्गर देन मेल. देख सकते हो आप. एंड स्ट्रेट पोस्चर एंड. पोस्चर मतलब नीचे वाला हिस्सा स्ट्रेट है. देखो मेल में कैसा है? थोड़ा सा यहाँ पे राउंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट है. सिंपल. क्लियर? तो जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था तो मैंने बार बार इस चीज को बोला था कि एनसीईआरटी में भले ही पोस्चर एंड को थोड़ा सा बेंड कर दिया गया है. एनसीईआरटी में क्या किया गया है? एनसीईआरटी में पोस्चर एंड को ऐसे बेंड कर दिया गया है, लेकिन ऐसा बेंड नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ जगह की कमी की वजह से यहाँ पे ऐसा बेंड कर दिया गया है, लेकिन ये बेंड नहीं होता है. ये कैसा होता है? ये ऐसा स्ट्रेट होता है, ऐसा होता है फीमेल. नहीं, इसी चीज को मैंने बार बार बोला था. जब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था तब भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ. इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान से याद रखना. लेकिन इसको अगर डायग्राम देख के करने जाओगे तो यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा. इसी वजह से मैंने जो सही डायग्राम है उसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया था. जो सही डायग्राम है उसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया था, और अब भी मैंने सही डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है. राइट. क्वेश्चन नंबर 15. Aquatic annelids like dash possess lateral appendages parapodia which helps in swimming. ये तो एनसीईआरटी का लाइन दे दिया गया है. क्या हो जाएगा? नेरिस हो जाएगा. ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन 1, दैट इज नेरिस. ये तो एनसीईआरटी का लाइन है. हिरुडिनेरिया में तो पैरापोडिया होता ही नहीं. फेरिटिमा में होता है, लेकिन वो एक्वाटिक नहीं, वो क्या है? टेरिस्ट्रियल है. राइट. तो aquatic annelids like neris possesses lateral appendages parapodia which help in swimming. सिर्फ पैरापोडिया अकेले हेल्प नहीं करता. पैरापोडिया अलॉन्ग विद सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल तीनों मिलके स्विमिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलिडा इज डायोशियस? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलिडा इज डायोशियस? इसको भी मैंने लिखाया था, ये भी मैंने नोट्स में लिखाया था कि नेरिस जो है और वो क्या होता है? वो डायोशियस होता है. लेकिन आपका जो फेरिटिमा यानी अर्थवर्म है और हिरुडिनेरिया है वो क्या होता है? मोनोशियस होता है. मैं फिर से एक बार लिखा रहा हूँ कि नेरिस जो है एनिलिडा में जो नेरिस है, राइट, ये क्या है? यही सिर्फ डायोशियस है. डायोशियस, यही डायोशियस है. लेकिन आपका जो फेरिटिमा है, फेरिटिमा या अर्थवर्म जिसे कहते हैं, या फिर हिरुडिनेरिया या ब्लड सकिंग लीफ जिसे कहते हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों मोनोइशियस है. मोनोइशियस है. राइट.
आपका जो नेरिस है वो डायोशियस है, फेरिटिमा ह्यूडिनेरिया जो है वो मोनोइशियस है। इसको मैंने कहाँ पे लिखाया था, इसको मैंने जब मैं नोट लिखा रहा था बोर्ड वर्क में, इसको मैंने अच्छे से लिखा दिया था आपको, राइट। लेकिन अगर बोला जाए एनिलिडा में क्या होता है, तो एनिलिडा में हम लोग हमेशा बोलेंगे सेक्सेस आर सेपरेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो एनिलिड्स होते हैं वो डायोशियस होते हैं। मोस्ट ऑफ द जो एनिलिड्स होते हैं, मोस्ट एनिलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स जो होते हैं वो डायोशियस ही होते हैं। तो अगर बोला जाए एनिलिड्स का कैरेक्टर तो हमेशा हमेशा बोलेंगे सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। लेकिन फेरिटिमा और ह्यूडिनेरिया जो है ये मोनोइशियस होते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स? सर्कुलर मसल। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स? सर्कुलर मसल। सर्कुलर मोशन ऑब्वियसली उसका काम ही है लोकोमोशन में हेल्प करना, तो वो ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडल मसल, उसका भी काम है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 पैरापोडिया, पैरापोडिया तो ऑब्वियसली लैटरल अपेंडेजेस जरूरी है अगर आपको स्विम करना है तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज नेफ्रीडिया। क्या हो जाएगा? नेफ्रीडिया, बिकॉज नेफ्रीडिया का काम क्या है? एक्सक्रीशन करना। कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया था क्या काम है इसका, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स? सिंपल नेफ्रीडिया। क्यों? बिकॉज नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, सिंपल। ऑप्शन नंबर 18, चलो क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बोल दिया ऑप्शन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following groups of animals is bilateral symmetry with triploblastic? Aschelminthes, yes, bilateral symmetry भी होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन 1, यस, एस्केलमिंथिस क्या होता है? एस्केलमिंथिस बायलैटरल सिमेट्री भी शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं विथ स्यूडोसिलोमेट। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 भी देख लेते चलो। सिलेंट्रेटा निडेरियन, क्या निडेरिया में बायलैटरल सिमेट्री होता है? नहीं, रेडियल सिमेट्री होता है, तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। टीनोफोरा, क्या टीनोफोरा में बायलैटरल सिमेट्री होता है? नहीं, उसमें भी क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 स्पॉन्जेस, क्या स्पॉन्जेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? नहीं होते हैं। और क्या उसमें बायलैटरल सिमेट्री दिखता है? नहीं, वो असिमेट्रिकल होते हैं, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। क्लियर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। दिस इज ऑल अबाउट आज का डीपीपी, एस्केलमिंथिस एंड एनिलिडा। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं और आज भी रिपीट कर रहा हूं कि ये डीपीपी इसलिए नहीं बनाया जाता है ताकि यहाँ से एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, नो। इस डीपीपी को इसलिए बनाया जाता है ताकि इस डीपीपी को आप बार बार सॉल्व कर सकें, एज ए रिविजन इसको बार बार सॉल्व कर सकें। मान लो आज आपने इसको सॉल्व किया, फिर 2-3 महीने बाद इसको फिर से कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने की, फिर 2-3 महीने बाद फिर से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। फिर से क्या होगा? इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ पढ़ने बैठना पड़ता तो फिर से पढ़ने बोरिंग लगता आपको। रिवीजन तो करना ही है, दैट इज ट्रू, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आपको बोरिंग लग सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, जब रिवीजन कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा कॉपी से, उसके बाद डायरेक्ट आप डीपीपी में आ जाइएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या हो गया? आपका रिवीजन भी हो गया कॉपी से, और आपने एक एमसीक्यू सॉल्व करके एक उस जो आपने पढ़ा उसको भी एक क्विक रिकैप कर लिया, राइट। तो इसका काम सिर्फ उतना ही है, राइट। जब हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे वहां पे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंस होंगे, और उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि कितने टाइम में उस डीपीपी मतलब उस मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। बस, लेकिन ये डीपीपी का काम आपकी एक्यूरेसी देखना नहीं है,
आपका टाइम मैनेजमेंट देखना नहीं है। इस डीपीवी का काम सिर्फ इतना है कि आप एक क्विक रिवीजन कर सकें, दैट्स इट। क्लियर? चलो, तो आज का टॉपिक यहाँ तक रखते हैं, आज का बोर्ड वर्क यहाँ तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी, एंड ट्रस्ट मी मॉर्फोलॉजी में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा जितनी चीज़ें पॉसिबल हो लाइव आपको दिखाने की। मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट दूंगा कि जितनी चीज़ें पॉसिबल है मॉर्फोलॉजी में, मैं पूरी कोशिश करूँगा चीज़ें दिखाने की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ जो पॉसिबल है मेरे तरफ से एफर्ट करने से हो जा सकता है, मैं 110% कोशिश करूँगा उस चीज़ को आपको दिखाने की, राइट? तो चलो, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।